और अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए स्वागत उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित करने जा रहे हैं प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा एवं आयुष विभाग श्रीमती रश्मि अरुण शमी जी को। मैम कृपया आए स्वागत उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस कार्यक्रम में पधारे समस्त सम्मानीय अतिथिगण, कार्यक्रम में पधारे समस्त अधिकारीगण, प्यारे बच्चों, मीडिया के साथियों, आज के इस 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूं। हम सब जानते हैं कि दिनांक 11 दिसंबर 2014 को यूएन जनरल असेंबली ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प पारित किया था। यह संकल्प हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से संभव हुआ और इसके कारण हमारे देश जो है वो गौरवान्वित हुआ है कि हमारी प्राचीन परंपरा को पूरे विश्व में स्वीकारा गया है और उसको सम्मान दिया गया है। योग प्राचीन भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की अमूल्य देन है। योग सिर्फ व्यायाम नहीं है, बल्कि स्वयं के साथ विश्व एवं प्रकृति के साथ एकत्व खोजने का भाव है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योग स्वयं और समाज के लिए, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। वर्तमान समय में हम सब की जीवन शैली निरंतर अव्यवस्थित और असंतुलित होती जा रही है और इसके कारण हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। योग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर कर सकते हैं, उसमें संतुलन ला सकते हैं। प्रदेश में आयुष विभाग के आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, वहां आयुष महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के माध्यम से प्रति दिवस योगाभ्यास कराया जाता है। इसके साथ ही आयुर्वेद जीवन शैली, आहार एवं विचार अपनाने पर बल दिया जाता है और लोगों को प्रेरित किया जाता है। हमारा मानना यह है कि यह रोग से मुक्ति के साथ स्वास्थ्य की रक्षा करना और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने में सहायक है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत आयुष स्वास्थ्य कार्यक्रम, आयुष आरोग्य मंदिर एवं आयुष ग्राम प्रारंभ किए गए हैं और इन सभी में आयुर्विद्या कार्यक्रम जो है वो सिखाया जा रहा है और आयुर्विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयीन छात्र छात्राओं को आयुष जीवन शैली एवं योग अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की सेवाओं को अभी हाल ही में प्रथम चरण में 24 केंद्रों को NABH द्वारा प्रमाणीकरण भी किया गया है। जन सामान्य को औषधीय वनस्पति के संरक्षण, संवर्धन और उनके गुणों की जानकारी दिए जाने के लिए पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल में राज्य महत्व का एक औषधीय उद्यान स्थापित किया जा रहा है। इसी प्रकार से बहुत सी अन्य गतिविधियों के माध्यम से यह प्रयास है कि प्रदेश की प्राचीन चिकित्सा पद्धति को हम चिकित्सा पद्धति की मुख्य धारा में लाएं। साथ ही प्रदेश के सभी स्कूलों में योग को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आज भी सभी शासकीय स्कूलों में योग का अभ्यास किया जा रहा है। इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा योग दिवस पर योग के साथ सभी नागरिकों से श्री अन्न अथवा मोटे अनाज के उपयोग करने का आह्वान भी किया गया है। मैं पुनः इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी और अनुरोध करना चाहूंगी कि हम सभी योग एवं श्री अन्न को अपनी जीवन शैली में निरंतर शामिल करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और अब अन्न संवर्धन योजना का शुभारंभ होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा श्री अन्न संवर्धन अभियान का शुभारंभ यहाँ पर होने जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे देश में सदियों से मिलेट फसलों की खेती, जिसमें कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा की जाती रही है, ये हमारे खान पान का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। इन्हीं पौष्टिक फसलों के संवर्धन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी एक क्लिक के माध्यम से इस योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एक क्लिक के माध्यम से इसका शुभारंभ हुआ और आप देख पा रहे हैं श्री अन्न संवर्धन अभियान का यह भारत की खाद्य प्रणाली में संजीवनी की तरह है श्री अन्न, जिसे हम मिलेट्स या मोटा अनाज भी कहते हैं। कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा इत्यादि श्री अन्न के वे रूप हैं जिनके पोषण एवं स्वास्थ्यवर्धक गुणों को विश्व के द्वारा पहचाना गया है।
इसी आधार पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार की अनुशंसा पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को मिलेट के प्रोत्साहन हेतु अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम हैं। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई। भारत में श्री अन्न की खेती का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये अनाज प्राचीन समय से ही भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। कम पानी की जरूरत और कठोर परिस्थितियों में भी उगने की क्षमता इन्हें विशेष बनाती है। श्री अन्न न केवल पोषण से भरपूर होते हैं, बल्कि इनमें प्रचुर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन और खनिज भी पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश श्री अन्न के सर्वाधिक उत्पादन एवं खपत वाले राज्यों में से एक है। श्री अन्न के अंतर्गत मध्य प्रदेश में मुख्यतः कोदो कुटकी का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। विभिन्न जिले मुख्यतः अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, उमरिया, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सिंगरौली, बालाघाट इत्यादि में कोदो कुटकी की खेती की जाती है। उनके प्रसंस्करण एवं खाद्य सृजन से राज्य के पोषण स्तर में अमूलचूल परिवर्तन की संभावनाएं हैं। भारत सरकार द्वारा मिलेट्स का प्रोत्साहन करने के लिए श्री अन्न मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन के तहत किसानों को उन्नत बीज, तकनीकी सहायता और फसल की उचित कीमत दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी श्री अन्न की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कोदो एवं कुटकी की खेती एवं प्रसंस्करण में कार्यरत किसान उत्पादक संगठनों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत श्री अन्न प्रोत्साहन कंसोर्टियम ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य कोदो कुटकी की खेती कर रहे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाना है। इसी योजना के अंतर्गत हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा कोदो कुटकी उत्पादक किसानों को 1000 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया गया है। विभिन्न संगठनों के द्वारा कोदो कुटकी के प्रसंस्करण उपरांत बिस्किट, कुकीज, पास्ता, ब्रेड इत्यादि प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है। श्री अन्न सिर्फ एक अनाज नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। आइए मिलकर इस अनमोल धरोहर को संरक्षित करें और अपने जीवन में इसे अपनाएं। और अब मंच पर आमंत्रित थे हमारे 2 किसान भाई जिन्हें कोदो कुटकी के बीज यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट करेंगे। और ये किसान भाई हैं श्री श्याम सिंह कुशवाहा और श्री संतोष मीणा जी, भैरवपुरा भोपाल से हैं आप दोनों। किसान भाई कृपया ऊपर आएं शीघ्रता से। जिनके नाम यहाँ लिए गए हैं श्री श्याम सिंह कुशवाहा जी और श्री संतोष मीणा जी, भैरवपुरा भोपाल से। उत्पादन प्रसंस्करण की उन्नत तकनीक के प्रशिक्षण के लिए प्रदेश स्तर पर कृषकों के शैक्षणिक भ्रमण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इस दौरान आयोजित किए जा रहे हैं और यहाँ पर कोदो कुटकी के ये बीज यहाँ प्रदान किए जा रहे हैं, इन्हें भेंट किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। और उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस अवसर पर राज्य स्तर पर पूरे
इस संपूर्ण आयोजन में इस मुख्य मंच पर विराजमान भोपाल के सांसद श्रीमान आलोक शर्मा जी, भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी, रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास जी, श्री किशन सूर्यवंशी जी, प्रदेश में स्थान स्थान पर अलग अलग स्थान पर बैठे हुए हमारे सभी माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी गणमान्य अतिथिगण, अधिकारीगण, इस अवसर पर योग अभ्यासी सभी मित्रों, पत्रकार साथियों, लगभग 10 वर्ष पहले आज ही के दिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यह प्रस्ताव रखा, योग से निरोग दुनिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के सुझाव से किस प्रकार से सहमत थी हम सबको जानकारी है। लगभग संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ ही देशों को अगर छोड़ दें तो सभी ने सर्वानुमति से न केवल इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, बल्कि योग के माध्यम से भारत की ये उज्जवल, गौरवपूर्ण और गरिमापूर्ण बड़ी थाती से लोगों ने इसको सिर माथे पे लगाया। तुरंत प्रस्ताव पारित हुआ और भारतीय संस्कृति की ध्वजा लहराई। मेरी अपनी ओर से खासकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं कोटि से बधाई भी देता हूं, जिनके कारण से एक और पड़ाव इसमें जुड़ा है, श्री अन्न संवर्धन अभियान। हम सब जानते हैं कि योग के माध्यम से निरोग रहने के लिए हमारी शारीरिक दक्षता की भी आवश्यकता है, लेकिन दक्षता के साथ आहार का भी उतना ही महत्व है। और हम और सौभाग्यशाली हैं, हमारे देश के अंदर श्री अन्न अर्थात मोटा अनाज में ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, अन्य इस प्रकार के अन्न, जिस अन्न के माध्यम से हमारी अपनी हजारों साल से भारत की विशेष आहार शैली का ये बड़ा हिस्सा रहा है। काल के प्रवाह में हम सब देखते हैं कि हमारे यहाँ गेहूं का प्रचलन बढ़ गया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये गेहूं जो है हमारे देश का अन्न नहीं है, ये विदेश से आया हुआ है। और इसका प्रमाण भी है कि किसी भी पूजा पद्धति में हमारे यहाँ जब रोली, कंकुम अगर अपने पूजा का हिस्सा बनता है, लेकिन उसमें धान अर्थात चावल अपने यहाँ हिस्सा बनता है। जहां चावल नहीं होगा वहां ज्वार बाजरा से काम चल जाता है, लेकिन गेहूं थाली में नहीं आता है। इसका मतलब हमारा प्राचीन अन्न हमारा अपना श्री अन्न है, जिसके आधार पर हमारी प्रत्येक विधि विधान से सिर माथे पे लगाने की परंपरा से लगाकर पूजा विधि भी उसी से संपन्न होती। इसलिए इस बात को हम सब जानते हैं। और खास करके योग के मामले में 2 मार्ग हमारे इस देश की संस्कृति में है। एक घेरंड संहिता के माध्यम से घेरंड ऋषि, एक पतंजलि के माध्यम से। पतंजलि के माध्यम से 8 अलग अलग आयाम की इसमें कल्पना की गई है और यम नियम से लगा करके ध्यान धारणा समाधि तक हम सब जानते हैं कि ये हमारी संपूर्ण पद्धति ये अपने आप में इस न केवल इस जीवन को बल्कि ये हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार जीवन की मोक्ष तक की इस यात्रा में हमको कहीं ना कहीं मदद करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि योग के खासकर इस योग के मतलब योगी का मतलब ही जुड़ाव है। योग मतलब मन और आत्मा का जुड़ाव आत्मा का चेतना से, सार्वभौमिकता से, जुड़ाव खान पान से, दिनचर्या से, रहन सहन से, आचार विचार से। योग अपने आप में एक संपूर्ण हमारे लिए दिनचर्या है। मैं उम्मीद करता हूं जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले समय से योग आयोग का गठन किया, योग के संबंध में हमने काफी ज्यादा एक आनंद विभाग तक की अपनी मंत्रालय की हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा की गई थी। काम को और बढ़ाया जाए, साथ ही साथ आयुर्वेद की दृष्टि से भी
हमारी सरकार बनने के बाद आयुर्वेद को लेकर के 11 नवीन आयुर्वेदिक महाविद्यालय प्रदेश में खोलने का पहली बार ये इतने बड़े स्तर पर पूरे देश का निर्णय रहा है कि 11 मेडिकल आयुर्वेदिक कॉलेज हमारे द्वारा खोले जा रहे हैं, जिसके माध्यम से जो हमारी अपनी वन संपदा क्षेत्र की विशेषता और खास करके आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत में मध्य प्रदेश की भूमिका बड़े पैमाने पर आए। इसी के साथ साथ कोदो कुट की आपकी जानकारी में हमारी सरकार के गठन के तुरंत बाद हमने हमारी पहली कैबिनेट भी जबलपुर में रानी दुर्गावती के माध्यम से, रानी अवंतीबाई के नाम से हमने कैबिनेट की थी और इसी कैबिनेट में हमने कोदो कुटकी के ऊपर भी 1000 रुपये प्रति क्विंटल का अलग से प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। अर्थात ये जो हमारा अपना एक तरह से ये हमारी पुरानी प्राचीन फसल भी है, लेकिन इसको प्रोत्साहन की शासन की आवश्यकता दृष्टि से इसलिए इसको प्रोत्साहन किया है। परसों ही कैबिनेट में यशस्वी प्रधानमंत्री ने 14 प्रकार की फसलों को खरीफ की फसलों के लिए प्रोत्साहन राशि एमएसपी बढ़ाने का निर्णय किया। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी हमारे लिए खास करके मक्का, बाजरा, ज्वार इस सबको प्रोत्साहन देने के लिए एमएसपी में पर्याप्त रूप से वृद्धि की है। खास करके योग के मामले में योग को हमने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। योग के शिक्षकों को हमारे अपने विद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग में अब उनको बाकी प्राध्यापकों के बराबर का दर्जा देने का प्रयास किया। ये हमारी योग के प्रति हमारी मान्यता और हमारे भाव को प्रकट करता है। उम्मीद करता हूं कि ये योग दिवस खास करके पूरी दुनिया योग के माध्यम से निरोग रहते हुए ये जो विश्व योग दिवस आज हम मनाने जा रहे हैं और इसी में श्री अन्न संवर्धन का जो कार्यक्रम किया है, ये दोनों कार्यक्रम के माध्यम से आहार, विचार, व्यवहार और शरीर को निरोग रखने का जो अभियान है, इस यज्ञ की आहुति में हम सबके लिए केवल प्रतिदिन नियमितता और थोड़े समय की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि योग के माध्यम से हमने कोविड के कठिन काल में देखा है कि जिनने योग किया है, जिनने आयुर्वेद के हिसाब से पथ्य पालन किया है, उनके जीवन में कम कष्ट आए। जो अपने खाने पीने की, सोने उठने बैठने की दिनचर्या को बिगाड़ते हैं, उनको कष्ट ज्यादा हुआ है। तो ये अपने लिए चिकित्सालय जाने के बजाय हम अपने जीवन भर जो योग की कल्पना की गई है कि हम अपने पूरे जीवन का 100 साल भी पूरा करें और 100 साल के बाद जब ये शरीर छोड़ें तो शरीर उसी प्रकार से छोड़ें जैसे पका हुआ फल अपने आप वृक्ष से गिरता है। जैसा शरीर परमात्मा ने जन्म के समय हमको दिया है, सभी अंगों के साथ उसी प्रकार का शरीर वापस परमात्मा को समर्पित करते हुए निरोग रहते हुए हमारी पूरी जीवन यात्रा पूरी हो। मेरी अपनी ओर से आप सबको योग दिवस की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए। जोरदार तालियां बजाएं एक बार। वाकई में पूरे विश्व में भारत की जो एक अपनी बात करें गरिमा है, जो भारत का अपना परंपरागत जो संस्कृति है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम बिंदुओं को रेखांकित किया और ये हम सब के लिए आज गर्व की अनुभूति होने वाले क्षण है कि जहां 175 से ज्यादा देशों ने योग को अपना बात करें पूर्ण सहमति से व संयुक्त राष्ट्र संघ में जिन्होंने भारत के इस परंपरागत इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। और आप सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो देश की समृद्धि, तरक्की और लगातार विकास के लिए प्रतिबद्ध है, और आज इस योग दिवस के पावन अवसर पे हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी हम सुन पाएंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं हम सब। कितनी गौरव की बात है कि 10 वर्ष पूरे हो रहे योग में स्वयं और समाज के लिए योग। हमारी वसुधैव कुटुंबकम का देश है जो पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते हैं हम सब, और पूरी दुनिया में योग के रूप में भारत ने एक ऐसा पताका लहराया है जहां पूरा विश्व में भारत का गौरव मस्तक ऊंचा हुआ है। स्वयं और समाज के लिए योग इस प्राचीन अभ्यास के सार को पूरी तरीके से दर्शाता है। योग केवल व्यक्तिगत कल्याण के बारे में नहीं, यह आंतरिक आत्मा और बाहरी दुनिया के बीच संबंध को बढ़ावा देता है। फिलहाल कुछ ही पलों में यशस्वी प्रधानमंत्री जी जुड़ेंगे। फिलहाल आप तक योग के विषय में एक फिल्म देखते हैं जोरदार तालियों के साथ। अब हम योग का अभ्यास चालन क्रिया से प्रारंभ करेंगे। ये शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है,
थकान तथा शरीर की जकड़ाहट को दूर करता है। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। प्रथम चरण, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हों। पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं। हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं। ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए सिर को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस लाएं। ये अभ्यास आराम से करें। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। द्वितीय चरण, ग्रीवा को बाईं व दाईं ओर झुकाना। श्वास को छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर झुकाएं। जितना संभव हो कान को कंधे के निकट तक ले जाएं। श्वास भीतर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे बाईं ओर झुकाएं। श्वास भीतर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में ले जाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। तृतीय चरण, ग्रीवा को बाईं व दाईं ओर घुमाना। श्वास छोड़ते हुए ग्रीवा को दाईं ओर इस प्रकार घुमाएं कि ठुड्डी कंधे की सीध में आए। श्वास भीतर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। चतुर्थ चरण, ग्रीवा को घुमाना। सिर को आगे की ओर झुकाकर ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा गर्दन को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर ले जाते हुए श्वास छोड़ें। अब सिर को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएं। ग्रीवा के चारों ओर खिंचाव, ग्रीवा के जोड़ों और मांसपेशियों में शिथिलन तथा ग्रीवा के दर्द को दूर होने की अनुभूति करें। सावधानियां, अधिक उम्र वाले व्यक्ति एवं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इसका अभ्यास न करें। स्कंध चालन, पैर परस्पर मिले हुए हों। पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें। भुजाओं को बगल में रखें। श्वास लेते हुए दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस ले जाएं। हाथों को सिर के ऊपर ले जाते समय ध्यान रखें वे सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं तो वो जांघों को स्पर्श ना करें। स्कंध चक्र, सीधे खड़े हो जाएं। दोनों भुजाओं को फैलाएं एवं हथेलियां ऊपर की ओर हों। बाएं हाथ की अंगुलियों को बाएं कंधे पर रखें और इसी प्रकार दाएं हाथ की अंगुलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। कोहनियों को आगे की ओर लाते हुए परस्पर स्पर्श कराने का प्रयास करें। इसी प्रकार पीछे की ओर ले जाते हुए कानों से स्पर्श कराने का प्रयास करें। इसी तरह विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचते हुए घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। घुटना संचालन, घुटनों को चलाना। श्वास भीतर लेते हुए भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें।
श्वास छोड़ते हुए घुटने मोड़ें तथा अपने शरीर को बैठने की स्थिति में ले आएं। श्वास भीतर लेते हुए शरीर को सीधा करें। इसे 2 बार दोहराएं। इस व्यायाम से घुटने व कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। सावधानियां, आर्थराइटिस की समस्या होने पर ये अभ्यास ना करें। आइए अब योगासन की तरफ बढ़ें। कृपया आसनों का अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार ही करें। किसी भी आसन के अभ्यास में विशेष कठिनाई होने पर योग प्रशिक्षक से सलाह लें। प्राणायाम, अनुलोम विलोम। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ को नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। दाएं अंगूठे को दाहिने नासिका छिद्र पर रखें। बाईं नासिका छिद्र से सांस अंदर लें, फिर इसे बंद कर दें। दाहिने नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें एवं दाहिने नासा छिद्र से सांस भीतर लें। दाहिने नासा छिद्र को बंद करें एवं बाईं नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें। ये नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। इस प्रक्रिया के 4 से 5 चक्र और पूरे करें। लाभ, ये प्राणायाम चिंता एवं तनाव दूर करता है तथा फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। भ्रामरी प्राणायाम, चूंकि इस प्राणायाम में सांस छोड़ते समय जो ध्वनि निकलती है वो भौरे के समान मिलती जुलती लगती है। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास लें। नियंत्रित तरीके से गहरी और स्थिर भौरे के जैसी आवाज के साथ सांस बाहर छोड़ें। ध्यान लगातार चिंतन मनन की एक क्रिया है। सर्वप्रथम सुखपूर्वक तथा स्थिर होकर ध्यानात्मक आसन में बैठें। इसके पश्चात रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए अपने हाथ, पैर और कंधों को ढीला रखने का प्रयास करेंगे व सिर को सीधा रखेंगे। अब हम ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। अब हम अपने शरीर के सभी अंगों पर ध्यान लगाएंगे तथा आती जाती श्वासों को महसूस करेंगे। जब हम श्वास को अंदर की ओर लेंगे तब उसकी शीतलता के स्पर्श को महसूस करेंगे। इसी प्रकार जब हम श्वास को बाहर निकालेंगे तब उसकी गर्माहट को हम महसूस करेंगे। इससे हमारा मन बाहरी विचारों से हटकर श्वास पर केंद्रित होगा। उसके पश्चात अपना ध्यान आंखों की ऊपर भौंहों के मध्य में केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार अंतर्मुखी होकर शांत अवस्था में अधिकाधिक रहने का प्रयास करेंगे। ये निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया है। इसे नियमित रूप से 1 मिनट से शुरू कर अपनी सामर्थ्य अनुसार अधिक समय तक किया जा सकता है। लाभ, ये अभ्यास तनाव को दूर करता है, मन को नियंत्रित करता है तथा स्मृति को बढ़ाता है एवं सकारात्मक भावों को उत्पन्न करता है। वर्तमान में मानव समाज असाध्य रोगों से निरंतर पीड़ित हो रहा है। इस पीड़ा से निवृत्त का मार्ग सिर्फ योग है। योग परमात्मा से मिलने का अलौकिक प्रयास है। ये परमानंद है। योग को मापने की कोई इकाई नहीं है। योग से सकारात्मक चिंतन की अनुभूति झलकती है, जिससे बड़े बड़े असाध्य रोगों को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। आज हम आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी को ठीक करने की योग क्रियाओं के बारे में जानेंगे। शिथिलीकरण अभ्यास। अब हम योग का अभ्यास चालन क्रिया से प्रारंभ करेंगे। ये
शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है, थकान तथा शरीर की जकड़ाहट को दूर करता है। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। प्रथम चरण, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हों, पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं, हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं। ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए सिर को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस लाएं। ये अभ्यास आराम से करें। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। द्वितीय चरण, ग्रीवा को बाईं व दाईं ओर झुकाना। श्वास को छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर झुकाएं। जितना संभव हो कान को कंधे के निकट तक ले जाएं। श्वास भीतर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे बाईं ओर झुकाएं। श्वास भीतर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में ले जाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। तृतीय चरण, ग्रीवा को बाईं व दाईं ओर घुमाना। श्वास छोड़ते हुए ग्रीवा को दाईं ओर इस प्रकार घुमाएं कि ठुड्डी कंधे की सीध में आए। श्वास भीतर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। चतुर्थ चरण, ग्रीवा को घुमाना। सिर को आगे की ओर झुकाकर ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा गर्दन को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर ले जाते हुए श्वास छोड़ें। अब सिर को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएं। ग्रीवा के चारों ओर खिंचाव, ग्रीवा के जोड़ों और मांसपेशियों में शिथिलन तथा ग्रीवा के दर्द को दूर होने की अनुभूति करें। सावधानियां, अधिक उम्र वाले व्यक्ति एवं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इसका अभ्यास ना करें। स्कंध चालन, पैर परस्पर मिले हुए हों, पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें, भुजाओं को बगल में रखें। श्वास लेते हुए दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस ले जाएं। हाथों को सिर के ऊपर ले जाते समय ध्यान रखें वे सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं तो वो जांघों को स्पर्श ना करें। स्कंध चक्र, सीधे खड़े हो जाएं, दोनों भुजाओं को फैलाएं एवं हथेलियां ऊपर की ओर हों। बाएं हाथ की अंगुलियों को बाएं कंधे पर रखें। आपको बता दें, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सीधा प्रसारण जो होने वाला था वो श्रीनगर में मौसम ठीक ना होने के कारण हम उससे अभी नहीं जुड़ पा रहे, वो कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। तो हमारा जो योगाभ्यास का कार्यक्रम है वह अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे और इसके लिए हम सब तैयार हैं। हमारा यह योगाभ्यास का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इस प्रसारण को देखते हुए हम सब इस योगाभ्यास को करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया अपना स्थान यहाँ पर ग्रहण करें और साथ ही हमारे जो अतिथिगण हैं
वो यहाँ मंच पर सब आ गए हैं। आपसे अनुरोध है, कृपया इसे स्टार्ट करने का कष्ट करें। स्थानीय लोगों की भागीदारी है। सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते आइए अब हम योग साधना का अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम के साथ करते हैं, जो शरीर में सूक्ष्म रक्त संचार को बढ़ाते हैं। गर्दन की क्रियाएं: गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सावधानियां: सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने की स्थिति में इस आसन को न करें। सम स्थिति में खड़े हों। पैरों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी बनाएं। हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठोड़ी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को उतना पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन को दाईं एवं बाईं ओर झुकाना। सावधानियां: गर्दन को बहुत अधिक न खींचें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं तरफ झुकाएं। बाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। दाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन दाईं और बाईं ओर घुमाना। सावधानियां: गर्दन को झटका न दे।
सिर को सामान्य स्थिति में रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं तरफ इतना घुमाएं कि ठोडी कंधे की सीध में आ जाए। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ घुमाएं। दाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन को घुमाना। सावधानियां। गर्दन में दर्द और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से पीड़ित लोग इस क्रिया को ध्यान पूर्वक करें। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठोडी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे सिर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस लाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। अब सिर को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास अंदर लेते हुए सिर को पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। विश्राम करें। स्कंध संचालन। स्कंध और भुजाओं का संचालन। सावधानियां। कंधे की अकड़न से पीड़ित लोग इस क्रिया को ध्यान पूर्वक करें। सम स्थिति से शुरुआत करें। हाथों की उंगलियां मिली हुई और जमीन की दिशा में हों। श्वास लेते हुए बगल से दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं। हथेलियां बाहर की दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। ये एक चक्र है, एक और बार दोहराएं। स्कंध चक्र। सीधे खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में उठाएं और कोहनियों से मोड़ें। दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों पर रखें। कोहनियों को वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। दोनों कोहनियों और स्कंधों को चक्राकार घुमाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। इस क्रिया को विपरीत दिशा में 2 बार दोहराएं। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। हाथों को सम स्थिति में वापस लाएं और विश्राम करें। कटी चालन। कटी शक्ति विकासक। सावधानियां। कशेरुक विकार होने की स्थिति में इस क्रिया को उचित मार्गदर्शन में करें। सम स्थिति से शुरुआत करते हुए दोनों भुजाओं को स्कंध तक उठाएं। दोनों हथेलियां एक दूसरे के आमने सामने रखें और भुजाओं को समानांतर रखें। पैरों में 1 फुट की दूरी बनाएं। श्वास छोड़ते हुए कटी भाग को दाईं ओर घुमाएं। श्वास लेते हुए वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर घुमाएं। श्वास भरते हुए वापस आएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं।
श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को वापस सामान्य स्थिति में लाएं, पैरों को जोड़ें, विश्राम करें। घुटना संचालन। सावधानियां। आर्थराइटिस और मोटापे से पीड़ित होने पर इस क्रिया को ध्यान पूर्वक करें। सम स्थिति से शुरुआत करें। पैरों में 1 फुट की दूरी बनाएं। श्वास अंदर लेते हुए भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को आधा बैठने की स्थिति में ले आएं। अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जांघें जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास लेते हुए वापस आएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को वापस लाएं तथा पैरों को जोड़ें, विश्राम करें। आइए अब योग आसन की तरफ बढ़ें। खड़े होकर किए जाने वाले आसन। ताड़ासन। ताड़ का अर्थ है ताड़ का पेड़। सावधानियां। जिन व्यक्तियों को आर्थराइटिस, वेरिकोज वेन्स तथा चक्कर आने की समस्याएं हैं, उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। सम स्थिति से शुरुआत करते हुए सीधे खड़े हो जाएं। पैरों के बीच परस्पर 2 इंच की दूरी बनाएं। श्वास लें। भुजाओं को ऊपर उठाते हुए आगे की तरफ कंधों की सीध में ले जाएं। उंगलियों को आपस में जकड़ें तथा श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को बाहर की तरफ मोड़ें। अब श्वास भरते हुए भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाएं। एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों पर संतुलन बनाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। एड़ियों को नीचे ले आएं। उंगलियों को खोलें। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे लाएं और सम स्थिति में लौट आएं। वृक्षासन। वृक्ष का अर्थ है पेड़। सावधानियां। आर्थराइटिस, चक्कर आना अथवा मोटापे की समस्या से पीड़ित व्यक्ति यह आसन न करे। सम स्थिति से शुरुआत करें। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। ध्यान रखें कि एड़ी मूलाधार क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। दाएं पैर को नीचे लाते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आएं। इस आसन का अभ्यास बाएं पैर से भी करें। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को उठाएं और मोड़कर उसके पंजे को दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। एड़ी मूलाधार क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। बाएं पैर को नीचे लाते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आएं। पाद हस्तासन। पाद का अर्थ है पैर और हस्त का अर्थ है हाथ। सावधानियां। हृदय, रीढ़ संबंधित समस्याओं और काला मोतिया की दशा में इस अभ्यास को न करें। सम स्थिति से आरंभ करते हुए दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथों को सामने की ओर ऊपर उठाएं। शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर तब तक झुकें जब तक हथेलियां जमीन को स्पर्श न करने लगे।
रीढ़ की हड्डी से खींचते हुए कमर को यथासंभव सीधा करें। इस स्थिति में